सुप्रभात विद्यार्थियों। आज आपको हिंदी में कृतिका के दूसरे पाठ मेरे संग की औरतें पाठ की जानकारी आपको देंगे। यह पाठ मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है और इस पाठ में यह मृदुला गर्ग का एक संस्मरण विद्या की रचना है और यह एक नई प्रकार की शैली में लिखा हुआ गद्य है, जिसमें कहानी का लालित्य निबंध की गहन विचारात्मकता और संस्मरण की यथार्थ परिपक्वता का समन्वय है। परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लोक से हटकर कैसे जिया जा सकता है, यह पाठ ऐसी महिलाओं पर ही केंद्रित है। इस पाठ में जहाँ स्वयं को अबला मानने वाली महिला को बल प्रदान करता है, वहीं उन्हें नवीन संदर्भों से जीने की प्रेरणा भी यह पाठ देता है। पाठ का सार आपको बता देंगे और फिर पाठ का आप स्वयं अध्ययन कर लेंगे। पाठ किससे संबंधित सूक्ष्म जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ और फिर घर पर आप पाठ का अपनी पुस्तक से ठीक से अध्ययन कर लेंगे, पाठ को ठीक से पढ़ लेंगे। उसके बाद इससे संबंधित शब्दार्थ प्रश्नोत्तर आपको लिखा दिए जाएंगे। पाठ है मेरे संग की औरतें। मृदुला गर्ग द्वारा रचित मेरे संग की औरतें नामक पाठ में लेखिका ने जो अपने संपर्क की औरतें हैं, महिलाएं हैं, घर की औरतों के बारे में बताया है। ये औरतें उसकी बहनें, माँ, दादी, परदादी, नानी आदि में से हैं। सभी के स्वभाव और व्यक्तित्व का लेखिका ने यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। ठीक है। लेखिका की एक नानी थी जिन्हें लेखिका ने कभी देखा भी नहीं था, अर्थात उनके इस दुनिया में आने से पहले ही नानी चल बसी थी। लेखिका की नानी एक पारंपरिक अनपढ़ तथा पर्दा करने वाली औरत थी, पर्दा प्रथा से संबंधित थी। ठीक है। उनके पति यानी लेखिका के जो नाना जी थे, वो शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़ करके बैरिस्टरी की पढ़ाई या वकालत की पढ़ाई करने विलायत चले गए थे और वहाँ से वह जब भारत लौटे हैं तो उन्होंने अपना जीवन जो है उसके आधार पर ढाला। लेकिन उनकी जो नानी थी, नानी ने अपने रहन सहन पर इसका कोई असर नहीं पड़ने दिया, विदेशी संस्कृति का। पर जब कम उम्र में ही नानी ने स्वयं को मौत के निकट पाया, अर्थात उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उन्हें लगा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने अपनी 15 वर्षीय पुत्री यानी जो लेखिका की माँ थी को शादी का जिम्मा नाना के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को सौंप दिया था, क्योंकि वह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इसलिए नानी अपनी बेटी की शादी जो थी आज़ादी के सिपाही से करना चाहती थी, इसलिए नानी ने प्यारेलाल जी से ये बात रखी थी और आज़ादी के प्रति नानी का विशेष लगाव दर्शाया गया इस पाठ में। लेखिका की माँ की शादी ऐसे होनहार पढ़े लिखे लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के अपराध में ICS के इंतजाम में बैठने से रोक दिया गया था। उनकी जेब में पुश्तैनी पैसा ढेला एक न था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने पर मजबूर हुई। ये दर्शाया गया है पाठ में।
माँ को खादी की भारी साड़ी पहननी पड़ती थी। दुबली पतली माँ थी लेखिका की, और माँ के लिए इसे पहनना बड़ा भारी पड़ता था। घर में ससुर जी का दबदबा था, पिता खाली जेब थे, माँ बहुत खूबसूरत थी। उनकी इसी खूबसूरती, नज़ाकत और ईमानदारी तथा विलक्षणता से सभी लोग घर के जो थे प्रभावित थे। और लेखिका ने पाठ में दर्शाया है कि अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया उसने। उन्होंने कभी लेखिका को लाड़ प्यार न किया, न खाना पकाया, न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख ही लेखिका को उसकी माँ ने न दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वो घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उन्हें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था, क्योंकि विशेष रुचि नहीं थी माँ को। उनका ज़्यादा समय किताब पढ़ने में व्यतीत होता था और शेष समय साहित्य चर्चा में, संगीत सुनने में, और यह सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी मेरी माँ। ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह से होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी? क्योंकि माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन वह नहीं करती थी। साहबी खानदान के रौब के कारण ऐसा था। उसके दो कारण थे। विशेष श्रद्धा मेरी माँ के प्रति लोगों का जो था, परिवार के सदस्यों का, एक तो मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी। दूसरा, लेखिका बताती है कि वह किसी की भी गोपनीय बात अगर उन्हें पता चल गई तो वह दूसरे व्यक्ति को वह गोपनीय बात नहीं बताती थी। यह विशेषता उनकी थी। और लेखिका ने पाठ में दर्शाया है कि घर में एक परदादी हुआ करती थी। उन्हें लीक से बाहर चलने का बड़ा शौक था। उन्होंने मंदिर में जाकर के यह मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो, क्योंकि ज़माने के हिसाब से लड़के मांगते हैं सब, लेकिन उसने लीक से हटकर उसकी परदादी थी लेखिका की, उसने दर्शाया है। और वह उसने लड़के की बजाय लड़की पहली रूप में मानी। उनका ऐलान सुन करके लोग चुप कैसे रह गए, क्योंकि उनका विरोध कोई कर नहीं सकता था। वह अपनी मन्नतें दोहराती रही। पूरा गांव जानता था कि उनके तार भगवान के साथ जुड़े हैं, क्योंकि इस भक्ति उनमें विशेष थी। भगवान ने भी उनकी बात सुन ली और पहली एक नहीं दो, पूरी 5 कन्याएं में घर में भेज दी। हम 5 बहनें हो गई। तो फिर लेखिका ने यहाँ पर दर्शाया अपनी माँ का, अपनी दादी का जो व्यवहार है, कि एक बार की बात है, लेखिका बताती है कि सारे लोग घर के जो मर्द थे वो बारात में चले गए थे, और घर की औरतें सज धज करके अपनी रत जगह बना रही थी। माँ जी शोर से बचने के लिए एक अन्य कमरे में जाकर के सो गई थी मेरी माँ, क्योंकि उनको विशेष चीज़ से लगाव नहीं था। इतने में एक चोर ने हमारे घर पर सेंध मार ली, तो उसी कमरे में घुस आया। माँ की नींद खुल गई। उन्होंने उसे एक लोटा पानी लाने को कहा। चोर ने कहा भी कि मैं तो चोर हूँ, परंतु उनसे पानी पिलाने के लिए हट करने लगी और आधा लोटा पानी स्वयं पी लिया और आधा लोटा उस चोर को पिला दिया। और अब उससे कहा कि तुम और मेरे बीच क्या हो गया? माँ बेटे का रिश्ता हो गया। अब तू चाहे चोरी कर या खेती कर। चोर बेचारा चोरी छोड़ करके खेती करने लग गया। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने व्यवहार से चोर को भी मोड़ दिया। और लेखिका ने पाठ में दर्शाया है कि 15 अगस्त 1947 को जब वह देश की आज़ादी मिली, तब कहना चाहिए कि आज़ादी पाने का जश्न सबने मनाया। तो दुर्योग से लेखिका बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। लेखिका ने कहा कि तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने
उन्हें इंडिया गेट जाकर के जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र थे, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए लेखिका के पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ने भिड़ने फिरते रहते थे, चुप्पी साध गए। लेखिका रोती लेखिका ने कहा, मैं रोती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? लेखिका की उम्र 9 वर्ष की उस समय थी, लेखिका बता रही है। और रोने से तंग आकर के मेरे पिताजी ने ब्रदर्स कारामजोब उपन्यास पकड़ा दिया मेरे हाथ। कह रही किताब में पढ़ने का मेरे को पहले से जुनून था। लेखिका ने बताया कि जब कुछ देर बाद लेखिका ने देखा कि पिताजी को छोड़ करके घर के बाकी सब सारे लोग चले गए, तो पिताजी दूसरे कमरे में चले गए। अब बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे। किताब पढ़ रहे थे तो लेखिका बताती है कि रोना धोना छोड़ करके एक बार फिर शुरू कर लेने पर लेखिका को इतनी मोहलत मिल गई कि फिर से रोना धोना उसने शुरू कर दिया। और दोबारा रोना शुरू करने पर कोई और काम करे, इसलिए उस वक्त ब्रदर्स कारामजोब लेखिका को देने में क्या तुक थी, ये लेखिका के समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती है। लेखिका कह रही कि अब तक मेरी समझ में नहीं आया। और कितना पहली बार मैं मेरे पल्ले पड़ा किताब से, कितना बाद में कहना मुश्किल था। लेकिन लेखिका कह रही है कि इतना विश्वास के साथ मैं कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अत्याचार पर था, उसे पहली बार मैं ही लगभग कंठस्थ हो गया था। पहली बार में मुझे कंठस्थ हो गया, कह रही है, एक पाठ जरूर। और उम्र के हर पड़ाव पर जो है लेखिका के साथ वह पाठ रहा और लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को उस उपन्यास के पहले पाठ ने प्रभावित किया। तो इस प्रकार से लेखिका ने इस पाठ में अपनी घर की बातें दिल रखी हैं। लेखिका ने बताया है कि उसकी 4 बहनें और थीं और उनकी 4 बहनें कभी किसी हीन भावना की शिकार नहीं हुई। लेकिन लेखिका की बड़ी बहन का घर का नाम था रानी, वह बाहर का नाम था उसका मंजुल भगत, और वह भी लेखिका बन गई थी। दूसरे नंबर पर लेखिका स्वयं थी, दूसरे नंबर की, तो उसका घर का नाम था उमा और बाहर का मृदुला गर्ग। लेखिका से छोटी बहन का नाम, उसको घर का नाम था गौरी और बाहर का नाम था चित्रा, और वह भी लेखन जो है वह भी नहीं लिखती थी। फिर रेणु और अंचला थी, 2 बहनें। भाई का नाम राजीव था। ये सब वर्णन लेखिका ने इसमें किया है। और लेखिका बताती कि उसकी बहन चित्रा की पढ़ने में भी रुचि नहीं थी। सबसे छोटी अंचला ने पत्रकारिता की पढ़ाई की और पिता को पसंद से विवाह किया, पिता की पसंद से। और लेखिका बताती है कि शादी के बाद लेखिका डालमिया नगर, बिहार का एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ रही। बाद में उन्होंने बालकोट कर्नाटक पहुँच गई और वहाँ उन्होंने एक स्कूल भी खोला बच्चों के लिए, जो स्कूल उनका सफल रहा बाद में। और लेखिका का स्वभाव जिद्दी स्वभाव था, जिसका वर्णन उन्होंने अपने पाठ में, इस पाठ में वो अपना वर्णन भी ठीक से किया है। तो ये पाठ का सार है बच्चों। इसलिए इस पाठ को आप अपनी पुस्तक में, कृतिका की पुस्तक में दूसरे पाठ में इसको ठीक से इसका अध्ययन कर लेंगे और उसके बाद आपको इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ प्रश्नोत्तर लिखाए जाएंगे। इसका पाठ को पहले सार को सुन लें और उसके बाद फिर पाठ का अध्ययन करें।